गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। मधु ठीक है भाई, होगा वो भी, है ना। तो स्टार्ट करें आज की कहानी। आज हम पढ़ेंगे टू फैक्टर थियोरी बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, है ना। इसमें इन्होंने दो फैक्टर्स की बात की है इस थियोरी में, और इसके जस्ट बाद देखना, एक बार चल रही है ना क्लास, तो हाँ। तो अगर हम बात करते हैं, एक बार कमेंट करके बताओ चल रही है क्लास, ठीक से आप देख पा रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। राइट, नमस्ते भाई। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं टू फैक्टर थियरी की, इसके बाद हम मल्टीपल इंटेलिजेंस करेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इस थियरी की, तो ये आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर इंटेलिजेंस से आते हैं तो गार्डनर की जो ये थियरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, इससे ही आते हैं। लेकिन पढ़ना फिर भी जरूरी है, एटलीस्ट सीटेट वालों को भी, और बाकी सबको तो बहुत सारी थियरीज पढ़नी है, हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि उनसे क्वेश्चंस कम हो गए हैं अभी, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी और डिस्कस ऑल दीज थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बट ये सेकंड थियरी, क्योंकि इससे प्रीवियसली क्वेश्चन सीटेट में भी आ चुका है, तो इसलिए हम सीटेट के बैच में भी ये डिस्कस कर रहे हैं। टू फैक्टर थियरी बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। वन फैक्टर हमने कल पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी एल्फ्रेड बिने की, कि वो कहते हैं बुद्धि एक तत्व है, एक सिंगल फैक्टर है जो हर जगह काम करेगा, एक सिंगल एंटिटी है बुद्धि, जिसको बहुत बुरी तरह से धोया गया है आज के समय में। धोया गया का मतलब है कि वो चीज आज के समय में बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती कि बुद्धि कोई एक यूनी फैक्टर है, यानी सिंगल फैक्टर है या सिंगल एंटिटी है। इन्होंने कहा एक सिंगल एबिलिटी है बुद्धि। क्या है? एक सिंगल एबिलिटी है, जो अगर कोई बुद्धिमान है तो यानी कि एक क्षमता है उसमें जो हर चीज पे काम करेगी, यानी वो मैथ्स में भी अच्छा होगा, वो साइंस में भी अच्छा होगा, वो ड्राइंग में भी अच्छा होगा, वो म्यूजिक में भी अच्छा होगा। जबकि ऐसा नहीं होता। कई लोग जो म्यूजिक में अच्छे हैं, जरूरी नहीं है वो मैथ्स में भी अच्छे हों, जरूरी नहीं है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो कहाँ अच्छा हो, आपके पढ़ाई लिखाई में भी उतना ही अच्छा हो। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो बुद्धि एक सिंगल एंटिटी है, यानी एक तत्व होता है बुद्धि, कोई एक सिंगल एबिलिटी है या सिंगल यूनिट है। ये सारी बातें कहना गलत है, बट एल्फ्रेड बिने ने इनिशियली अपनी ये थियोरी दी थी। ये वही एल्फ्रेड बिने है जिन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है, जिन्होंने फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है, या पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट जो है दिया। बढ़ेंगे नंबर अंशों भी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सिंगल एबिलिटी की या सिंगल एंटिटी की, तो ये बात यहां हुई है। इन्होंने कहा एक लॉजिकल एबिलिटी, यानी एक जनरल एबिलिटी मान लो आप, बट जनरल एबिलिटी की जो बात की है प्रॉपरली वो की है स्पीयरमैन ने। बट सिंगल एंटिटी मान लिया इन्होंने, एक तत्व मान लिया बुद्धि को, और कहा कि एक लॉजिकल एबिलिटी जनरली इन्होंने कंसिडर किया था कि लॉजिकल एबिलिटी है एक तार्किक क्षमता है बुद्धि, जिसमें तार्किक क्षमता है वो बुद्धिमान है, जिसमें नहीं है वो बुद्धिमान नहीं है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क रहे हैं बुद्धि को लेकर के। ठीक है बात। तो ये एक बात है। देखो, ए सोशल बिहेवियर होता है जब आप ना तो अगेंस्ट हैं ना ही आप प्रो हैं, मतलब ना खिलाफ है ना साथ हैं। एंटी होता है कि जब आप किसी चीज के अगेंस्ट हैं। तो ए सोशल, जब बच्चा जन्म के समय ए सोशल है, मतलब ना तो वो सोशल है ना वो एंटी सोशल है ना। लेकिन अगर कोई एंटी सोशल बन जाएगा तो मतलब वो समाज के खिलाफ है, और सोशल है तो समाज के प्रो में है या पक्ष में है। ठीक है ना जी, बिल्कुल सरोज। तो ये एक अंतर है ए सोशल और एंटी सोशल में, जो कोई पूछ रहा था अभी। ठीक, लॉजिकल एबिलिटी माना इन्होंने बुद्धि को कि एक तार्किक क्षमता है जो आपकी हर एक काम में काम करेगी, या तो आप हर चीज में बुद्धिमान होंगे या तो किसी में नहीं होंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये है सिंगल फैक्टर मानते हैं जो बुद्धि को एक तत्व मानते हैं। कौन? एल्फ्रेड बिने। थियरी का नाम सिंगल फैक्टर, वन फैक्टर, यूनी फैक्टर, इनमें से कुछ भी आप मान सकते हैं। अब आता है इसके बाद दो फैक्टर, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। अभी हमने एक कारक पढ़ा एल्फ्रेड बिने का, अब आया टू फैक्टर थियरी बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। टू फैक्टर थियरी यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। सोशल का मतलब ए सोशल होता है जो ना सोशल है ना एंटी सोशल है। जैसे जन्म के समय बच्चा है, ना वो समाज के खिलाफ है ना वो समाज के साथ है, उसको पता ही नहीं है ना मतलब कुछ। ठीक है ना। तो टू फैक्टर थियरी, एनईपी भी कराएंगे भाई। टू फैक्टर थियरी बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, यानी स्पीयरमैन के द्वारा द्वितत्व सिद्धांत बुद्धि का दिया गया। ठीक है ना। अभी हमने एक तत्व पढ़ा, अभी दो तत्व आएंगे। स्पीयरमैन आए, इन्होंने कहा 1920 के आसपास के, भाई बुद्धि जो है वो एक फैक्टर नहीं होती, टू फैक्टर होती है। अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग रिसर्च होती है, कोई एक बात को सही कहेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी बात को अपनी रिसर्च के आधार पर सही कहेगा। तो टू फैक्टर थियरी की जब हम बात कर रहे हैं यहां, यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है ना, द्विकारक सिद्धांत।
यानी दो कारक होते हैं बुद्धि में, दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सिंगल फैक्टर बुद्धि नहीं है। किसने दी है ये थियरी? व्यक्ति हैं, अमेरिकन ही है, अब तो नहीं है खैर, चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने एक तरह से एल्फ्रेड बिने को क्या कहा कि अगेंस्ट में इन्होंने बात की, चैलेंज किया उस थियरी को। चार्ल्स स्पीयरमैन यानी चार्ल्स स्पीयरमैन ये कह रहे हैं कि बुद्धि जो है वो 2 फैक्टर्स होती है, ठीक है ना, 1.5 से 3 के बीच में रश्मि, 1.5 से 2.5, 2, कोई फिक्स नहीं होता इसका, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसकी हम मान लें टॉडलर के केस में। देखिएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि हम टॉडलर पढ़ते भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती, उसका रीजन है कि हमारा काम इन्फेंसी से चल जाता है, ठीक। अब ये 2 फैक्टर कौन से हैं? इन्होंने कहा एक फैक्टर होता है जी फैक्टर जनरल, और दूसरा होता है एस फैक्टर जिसको हम स्पेसिफिक कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। ये 2 फैक्टर्स की इन्होंने बात की, यानी बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर के बनी है। एक है आपकी जनरल एबिलिटी या जनरल फैक्टर, सामान्य तत्व कहते हैं जिसको बुद्धि का, और दूसरा है आपका स्पेसिफिक एबिलिटी। तो पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं। जो पहला फैक्टर है इनका, फर्स्ट फैक्टर, जिसको जनरल एबिलिटी हम कह रहे हैं, यानी कि सामान्य क्षमता, जनरल एबिलिटी, ठीक है बात। अगर हम जनरल एबिलिटी की बात करें, सामान्य क्षमता की बात करें, या सामान्य तत्व की बात करें, सामान्य तत्व, ठीक है, इसको एबिलिटी को हम फैक्टर भी लिख सकते हैं कि एक जनरल फैक्टर दिया, एक स्पेसिफिक फैक्टर दिया, ठीक है। सामान्य का मतलब है जो आपकी हर काम में इन्वॉल्व होगा जो फैक्टर। हाँ, क्वेश्चन आया है ना D+ में, बिल्कुल। तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाना है ना रश्मि, उसमें वो इनफेंसी के आसपास के एक साइड पकड़ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगी, यूट्यूब पे कराऊंगी जब पेपर आएगा, डोंट वरी। तो अभी सीटेट का चल रहा है जैसे, वैसे ही यूट्यूब पे फिर D+B का भी चलेगा, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन ना लो। तो अगर हम बात करें, पीडीएफ्स भी आपकी पेंडिंग आए नो, इस वीकेंड होपफुली हो जाएगा वो भी, और आपका सिलेबस भी अब जल्दी खत्म होगा। देखिएगा जनरल एबिलिटी यानी सामान्य तत्व, बाकी बैचेस का नहीं हुआ, सीटेट की बात कर रही हूँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो सामान्य क्षमता की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपके हर एक काम में मदद करती है, या मैं कहूं कि ये हेरिडेटरी ज्यादा होती है, यानी आपकी आनुवांशिकता का प्रभाव इस पे ज्यादा पड़ता है। आप इसको घटा या बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये आपको हेरिडिटी से मिलती है ना। इसको ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कि भाई अगर मान लीजिए किसी में एथलेटिक क्षमता है जन्म से ही, क्योंकि उसके माँ बाप स्पोर्ट्स पर्सन थे, या जीन्स उस तरह के मिले हैं उसको, है ना, तो अब उसकी हाइट हो गई या उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, अब वो आप एनवायरमेंट से थोड़ी जरूरत से ज्यादा बढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बॉर्नवीटा पी के थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, शुगर है उसमें तो वैसे भी। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हेरिडेटरी होती है ये जनरल एबिलिटी, और एक तरह से फिक्स्ड होती है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। जिसकी जनरल एबिलिटी अच्छी है वो सारे कामों में, मतलब कई जगह पे उसको हेल्प करती है। मतलब मान लीजिए किसी की जनरल एबिलिटी यानी सामान्य तौर पे ही वो दौड़ने भागने में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, या कोई व्यक्ति है जो मैथ्स में अच्छा है, यानी मैथ तार्किक रूप से अच्छा है, तो वो उसकी जनरल एबिलिटी हुई। अब वो कुछ भी काम करेगा, अगर वो मान लीजिए बैडमिंटन खेलेगा तो भी अच्छा खेल पा रहा है, अगर वो कुछ और खेलेगा तो भी अच्छा खेल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी जनरल एबिलिटी के रूप में, जनरल फैक्टर है उसमें, वो सामान्य तत्व है बुद्धि का जो फिजिकल एबिलिटी को लेकर के उसमें ज्यादा है। बात सही है या नहीं है? बात एकदम सही है, ठीक। अब आता है दूसरा तत्व। 2 तत्वों से मिलकर बुद्धि बनी है, 2 फैक्टर थियरी इसीलिए नाम है इसका। दूसरा तत्व क्या है बुद्धि का? बुद्धि का दूसरा तत्व है स्पेसिफिक एबिलिटी। क्या है? स्पेसिफिक एबिलिटी। स्पेसिफिक एबिलिटी, या मैं कहूं स्पेसिफिक एबिलिटी या विशिष्ट क्षमता। विशिष्ट क्षमता, ठीक है, विशिष्ट क्षमता। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट क्षमता की, हाँ जन्मजात कह सकते हैं कुछ हद तक शिवम, या काफी हद तक अगर मैं कहूं, ठीक है सना, मैं मैजिशियन नहीं हूं, बस आपको प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए विशिष्ट क्षमता की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक एबिलिटी की, तो ये किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, किसी एक क्षेत्र विशेष में, पर्टिकुलर फील्ड में आपकी कुछ स्पेशल करने की क्षमता है ना। और जितनी अच्छी जनरल एबिलिटी होगी
उस चीज का प्रभाव पड़ता है कि आपकी स्पेसिफिक एबिलिटीज भी बेटर होंगी। भाई आपकी बॉडी जो है दौड़ने भागने कूदने के लिए अच्छी बनी हुई है, जनरल एबिलिटी है उसमें कि आपकी जो फिजिक है वो स्पोर्टी है, ठीक। लेकिन आप सबसे बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपके अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी, एक विशिष्ट क्षमता है कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम विराट कोहली का एग्जाम्पल लें या सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लें, साइना नेहवाल का एग्जाम्पल लें, या फिर हम बात करें किसकी, सानिया मिर्जा की हम बात करें, मतलब किसी को भी आप उठा लो अलग अलग फील्ड में, तो उसमें क्या है, अब साइना नेहवाल को आप किसके लिए जानते हो, बैडमिंटन के लिए। आप विराट कोहली को क्रिकेट के लिए जानते हो। क्या साइना नेहवाल क्रिकेट नहीं खेल सकती? खेल सकती है। क्या विराट कोहली बैडमिंटन नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। लेकिन उनके अंदर जनरल एबिलिटी किसकी है, स्पोर्ट्स की अच्छी है ना। लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी जिस चीज के लिए वो बने हैं एक तरह से, या विशिष्ट क्षमता जो है वो उनकी किसमें है, क्रिकेट में है। तो अगर मैं यहां विराट कोहली का नाम लिखूं, भाई आज के समय में सभी जानते हैं उनको, रेलेवेंट बन जाता है एग्जाम्पल। नहीं तो नाम तो आप किसी का भी लिख लीजिए जो भी अपने फील्ड में अच्छा कर रहा हो, कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, है ना। देखिए तो विराट कोहली की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किसमें, क्रिकेट में अच्छे हैं। तो ये उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई, क्रिकेट खेलना उनकी स्पेसिफिक फैक्टर हो गया बुद्धि का, है ना, विशिष्ट तत्व हो गया जिसमें वो स्पेशल है। देखो इसमें कई बार बस सिंपल पूछ लेगा कि जी फैक्टर का मतलब क्या है, तो जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल एबिलिटी या जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर का एस फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक को स्पेशल मत लिख दीजिएगा, धोनी बोल देते हैं, बिल्कुल MS धोनी, ठीक। अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अगर हम स्पेसिफिक एबिलिटी की, तो अब ये क्या पूछता है कई बार आपसे, अब इंटेलिजेंस बराबर G+S, ऐसी बात होती है कि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग वो क्या है, मिश्रण है किसका, जनरल फैक्टर प्लस स्पेशल एबिलिटी, है ना। अब स्पेशल एबिलिटी कई सारी भी हो सकती है व्यक्ति में, भाई बिल्कुल लता मंगेशकर जी क्या है, स्पेशल, स्पेशल नहीं कहेंगे लेकिन इसकी फुल फॉर्म जब भी पूछेगा ना तो जी की आपको पता है जनरल फैक्टर, है ना। कई बार इसमें भी गलती कर देते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में, जनरल एबिलिटी। और अगर हम बात करें एस फॉर स्पेसिफिक एबिलिटी, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट क्षमता, स्पेशल मत लिख दीजिएगा। अगर ऑप्शन में स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक चूज कीजिए, स्पेसिफिक नहीं है तब एक बार को सोच सकते हो, बट फिर भी वो स्पेशल सही नहीं होगा। होता है ये स्पेशल, है स्पेसिफिक एबिलिटी या स्पेसिफिक फैक्टर, है ना। फैक्टर लिखना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये 2 फैक्टर थियरी है, फैक्टर, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जनरल एबिलिटी हमारे हर काम में काम आती है, यानी एक ऐसी क्षमता है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। जनरल एबिलिटी जो है हेरिडिटरी है, लेकिन इस पे ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, या घटाया बढ़ा नहीं सकते उतना। ट्रेनिंग का प्रभाव यानी इंपैक्ट नहीं है, ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता कि आपकी जनरल एबिलिटी अचानक से थोड़ी बढ़ जाएगी, पड़ता। वहीं अगर हम बात करें, इसी को हम कह देते हैं टैलेंट है भाई, स्पेसिफिक की, तो ट्रेनिंग से इंप्रूव होती है, ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है। भाई अब विराट कोहली, उनका जनरल फैक्टर स्पोर्ट्स में कितना भी अच्छा हो, डेली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, तो ट्रेनिंग से प्रभावित होती है या बेहतर होती है, से इंप्रूव होती है, ये लिख देती हूं, ठीक है जी, होती है, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नहीं रागिनी, एक मेल डालो। जीवन में जब लगे कि जीवन को खत्म कर देना चाहिए तो उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए जीवन से, या उन चीजों को अपने से अलग कर देना चाहिए जिनकी वजह से आपको ये लग रहा हो, है ना। फिर उन लोगों के लिए गायब हो जाओ जिनके लिए या जिन रीजन से आप करना चाहते थे, कोई मतलब लाइफ एंड करना चाहते थे। छोटी सी जिंदगी में लिए नए तरीके से शुरू करो, खत्म करो, एक्सट्रीम डिसीजन लेने पड़े ले लो, लेकिन लाइफ मत खत्म करो, है ना, ठीक है जी। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, गर्विता, बहुत प्यारा नाम रखा है आपने। चलिए समझते हैं, जूसी देखते हैं एक बार कि ट्रेनिंग से इंप्रूव होती है क्या, स्पेसिफिक एबिलिटी। अब एक बार और देखेंगे यहाँ पे हम, अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ विराट कोहली क्या है, साइना नेहवाल की क्या दिखाई गई है इस पिक्चर में, बताओ, जनरल एबिलिटी की स्पेसिफिक एबिलिटी, सामान्य क्षमता या विशिष्ट क्षमता, ये बताइए, फटाफट बताइए। दोनों में मिलेंगे, बिल्कुल दोनों में मिलेंगे। बबीता रुक जाओ कुछ टाइम। तो अगर हम बात करें किसकी,
यहाँ साइना नेहवाल की, जो कि बैडमिंटन खेल रही हैं, ये इनकी जनरल एबिलिटी है स्पेसिफिक, ये इनकी स्पेशल क्षमता है, स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक है ना, स्पेसिफिक एबिलिटी है भाई, ये इनकी स्पेसिफिक फैक्टर है इनके अंदर का इंटेलिजेंस का, जिसमें ये विशेष करती हैं, अच्छा करती हैं, सबसे ज्यादा बेहतर करती हैं। वहीं विराट कोहली क्या खेल रहे हैं, यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये उनकी जनरल एबिलिटी दिखा रहा है कि उनके अंदर एक सामान्य क्षमता है या जनरल फैक्टर है कि वो किसी भी स्पोर्ट को खेल सकते हैं, गाना कोई भी गा सकता है, वो उसकी जनरल एबिलिटी हुई। लेकिन जब एक सिंगर गाना गाता है, या लता मंगेशकर जी गाना गाती हैं, सोनू निगम जी गाना गाते हैं, मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, तो या गाना सुनते हैं आप जब उनका, तो आपको समझ में आता है यार इस व्यक्ति में ना इस चीज के लिए कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी है। अभी जैसे किसी ने लिखा मैम यू आर मैजिशियन, तो अब मैं मैजिशियन सच में थोड़ा ही हूं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरी स्पेसिफिक एबिलिटी है, पढ़ा कोई भी सकता है, बट मुझे लगता है कि मैं अच्छा डिस्कस कर लेती हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ, ये मेरा पैशन है एक तरह से, तो ये क्या हुआ, ये स्पेसिफिक एबिलिटी हुई किसी व्यक्ति की। काम तो मैं भी बहुत सारे और भी अगर कुछ करूं जीवन में या करती भी हूं, तो उधर भी सक्सेस मिल सकती है या उधर भी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो जनरल एबिलिटी दिखाई गई है विराट कोहली की, क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। स्पेसिफिक एबिलिटी दिखाई जाती है यदि उनको क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता। यहाँ पे साइना नेहवाल जो है वो अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जिस स्पोर्ट में वो स्पेशल है वो खेल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो कि एक जी फैक्टर होता है जो सिंगल कॉमन है ना, सामान्य क्षमता। अब इस जी फैक्टर के अराउंड क्या है, बहुत सारे आपके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है कि कोई किसी मैकेनिकल काम में अच्छा होगा, स्पेशल काम में कोई आर्किटेक्चर अच्छा बना सकता है, कोई नंबर्स के साथ अच्छा होगा, कोई बोलने में अच्छा होगा, तो अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है। लेकिन जनरल एबिलिटी एक ही होती है, स्पेसिफिक एबिलिटी मल्टीपल भी पाई जा सकती है आप में, ठीक है ना। तो जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी की यही कहानी है। स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से या विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी होती है, जनरल एबिलिटी आपके हर काम में साथ आती है, हेरिडेटरी होती है। जनरल एबिलिटी बढ़ा नहीं सकते, बट स्पेसिफिक एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है प्रैक्टिस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं आफरीन, अब कवर कर लो, टेंशन मत लो, क्षमा होगा वो भी। देखिएगा स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक इंटेलिजेंस, अब एक और तीसरी थियरी है जो पढ़नी जरूरी है, पूछ ली जाती है, सीटेट में भी क्वेश्चन आ चुका है और हर जगह लगभग एक आध बार जरूर क्वेश्चन इसका आ ही चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक इंटेलिजेंस की, यानी त्रिबुद्धि सिद्धांत, अब तक हमने सिंगल फैक्टर थियरी पढ़ ली है ना, सिंगल एंटिटी है बुद्धि, या यूनी फैक्टर जिसको हम कहते हैं, सिंगल फैक्टर कह लीजिए या यूनी फैक्टर, बुद्धि का सिंगल फैक्टर सिद्धांत, ठीक है। सिंगल फैक्टर किसने, बताओ फटाफट से नाम बताओ। दूसरी हमने पढ़ी टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थियरी। तीसरा क्या हो सकता है, अब हम थ्री फैक्टर पढ़ेंगे, बट थ्री फैक्टर नाम नहीं है इसका, थ्री फैक्टर फिर अलग हो जाएगा, ट्रायआर्किक थियरी, इसमें तीन फैक्टर्स की ही बात होती है, ट्रायआर्किक इंटेलिजेंस या थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार नाम पे भी आ जाता है जब आपसे पंगे लेने हो इनको, ठीक है जी। तो ये किसने दी है, एल्फ्रेड बिने, बिल्कुल पहला जवाब क्या है, एल्फ्रेड बिने, एसीपी कह रहा है कोई, बहुत बढ़िया जी, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप, लेकिन पी गलत हो जाएगा, स्टर्नबर्ग है वो। सिंगल फैक्टर यानी एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का एल्फ्रेड बिने ने दिया है, जिन्होंने मेंटल एज या बुद्धि का पहला टेस्ट दिया था, एल्फ्रेड बिने, ठीक है, एल्फ्रेड बिने। वहीं आप टू फैक्टर की बात कर रहे हैं तो चार्ल्स स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन। और अगर हम बात करें यहां ट्रायआर्किक थियरी की, यानी त्रिबुद्धि सिद्धांत, है ना, इसको सिंगल फैक्टर को हम एक तत्व सिद्धांत लिख सकते हैं बुद्धि का, एक तत्व सिद्धांत। और अगर हम बात करें टू फैक्टर को हम द्विकारक सिद्धांत, यानी दो कारक होते हैं बुद्धि में, ठीक है जी। फिर ट्रायआर्किक थियरी जो है वो त्रिबुद्धि सिद्धांत, यानी बुद्धि के तीन कारक होते हैं या तीन प्रकार होते हैं, कारक भी नहीं प्रकार होते हैं। यहाँ पे तो फैक्टर की बात हो रही थी, यहाँ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात होगी ट्रायआर्किक में। ये किसने दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखिए विलियम स्टर्न अलग हैं जिन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, वही रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अलग हैं, ये लेटेस्ट है, 2008-10 के आसपास इनकी थियरी आई थी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सचिन। और ये भी अगर हम ऑनलाइन ना हो तो हो सकता है कि बिल्कुल। ट्रायआर्किक थियरी की अगर हम बात करें तो ट्रायआर्किक थियरी जो है, अच्छा ऑनलाइन से याद आया, कुछ आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी अगस्त फर्स्ट वीक के लिए, तैयार रहिएगा, है ना।
7 तारीख के आसपास मैं अनाउंस कर दूंगी। फ्री क्लासेस होंगी दिल्ली में ही, जो लोग आ सकते हैं वो बिल्कुल आए। ट्रायआर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस बोले तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है ये थियरी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। स्टर्न अलग है, वो विलियम स्टर्न है जिन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना। ये स्टर्नबर्ग है, अंग्रेजों के नाम है, थोड़ा परेशान तो करेंगे। स्टर्नबर्ग, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में? क्लियर है काजल? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोलते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छा धन्यवाद। तो इन्होंने 3 प्रकार दे दिए बुद्धि के। अब वो 3 प्रकार क्या है? पीसीए। पीसीए से आप याद रख सकते हो, हालांकि ये एसीपी से याद रखोगे तो भी रख सकते हो, बट जो मेरा तरीका रहता है कि आप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जब पढ़ रहे हैं तो सिंपल 3 प्रकार याद रखने के लिए क्या करेंगे? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थियरी, स्टर्नबर्ग बर्ग क्या है? ट्रायआर्किक थियरी, किक थियरी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, ट्रायआर्किक का मतलब है 3 आर्क होंगी, यानी 3 टाइप होंगे बुद्धि के। पीसीए से हमको याद रखना है, पी फॉर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इनके 2 नाम भी हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम क्या कह देते हैं? प्रायोगिक बुद्धि कह देते हैं हिंदी में, है ना। प्रैक्टिकली ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पहला प्रकार क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी जो व्यक्ति प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में अच्छा होगा। आपके घर में मैकेनिक हो सकता है, स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है इन लोगों में, है ना। प्रायोगिक बुद्धि भी आप कह सकते हो, प्रायोगिक बुद्धि। बुद्धि यानी ये किस में पाई जा सकती है? एक व्यक्ति जो आपके घर में अगर कोई प्लम्बर आता है, जो भी व्यक्ति स्ट्रीट स्मार्ट है, जुगाड़ कर लेता है ना, प्रैक्टिकली किसी काम को कर लेता है, सिर्फ थियोरी में ही नहीं, ठीक है जी। हाँ, तो रुक जाओ रागिनी, कौन सा जीवन निकल जाएगा? दो टाइम खुद को बनाओ करियर आराम से, है ना। दे दो 1 साल 2 साल का समय अपने आप को। क्या एज होती है? 26, कुछ भी नहीं। मैं हो जाऊंगी अभी, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई रेस थोड़ी है जीवन के, जीतना ही है सबके साथ। सबसे पहले बच्चे करने हैं, सबसे पहले मरना भी होगा फिर तो, है ना भाई। सारे काम सबसे पहले ही करने हैं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ रेस नहीं है। आज आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि बच्चा नहीं हो पा रहा है, कल को हो सकता है, भगवान ना करे आपके साथ हो, बट बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज हैं। दुख जीवन में किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना। जिनको हो गए हैं, किसी को समस्या हो गई, मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, कुछ और समस्या है। प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं है। ये हम जब तक जो चीज नहीं होती उसके बारे में सोचते रहते हैं, ये सोच के कि पता नहीं बस इसी चीज की कमी है। तो जो है जीवन में उसमें मस्त जीने का प्रयास कीजिए, और आगे के लिए प्लानिंग करके अपना उस हिसाब से चलिए जीवन में। आखिरी नहीं है कुछ भी चीज, कोई रेस में नहीं भागने आए हैं हम। आसपास के लोग कराते रहेंगे फील्ड। देखिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है भाई? बताने का मन कर रहा है किसी का? अभी थोड़ी देर में बताने का मन करेगा, डोंट वरी, ठीक। फिर आती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। जिसके पास नौकरी है उसके अलग दुख है, जिसके पास नौकरी नहीं है उसके अलग दुख है कि नौकरी मिल जाए। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिस फेज में मस्त जिए, जिए, ठीक है जी। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसको हम रचनात्मक बुद्धि कह देते हैं, कि भाई कुछ नया बनाने की क्षमता होगी इस व्यक्ति में। आर्टिस्ट हो सकता है कोई, रचनात्मक बुद्धि, ठीक है। हाँ हाँ, डीलिंग विद एवरीडे टास्क, स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जुगाड़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेते हैं। फिर आता है ए फॉर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये वो लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई में, एनालिसिस में बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्च में। एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, किसी को तो याद है। खैरुल कह रही है, बिल्कुल सही। डिस्टेंस क्रिएट कर लो मोहित, एनर्जी मत दो उस तरफ।
मन है तो खत्म कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, बच्चे का टाइम, उसके लिए भी टाइम मिलेगा, रिवीजन के लिए भी। सैटरडे संडे को कोशिश करिए। हाँ अपना जॉब लीजिए, बढ़िया ऐसा भी आ जाएगा, लोन लेना, जो कर रहे मन वो कर लेना, फिर आगे की ट्रीटमेंट पे फोकस करना, है ना। अभी आप कर भी लोगे अगर वो काम, तो समय जो है और एनर्जी और बॉडी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है करियर बैक सीट पे आ जाए। देखिए तो प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इसका दूसरा नाम है। संदर्भिक बुद्धि के संदर्भ में जहां जिस सिचुएशन की जरूरत पड़े आप वहां वैसा कर पाते हैं, ठीक है ना। फिर आती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं। एक्सपीरियंशियल मतलब आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में इनके दो नाम है, हिंदी में तो वैसे भी नामों की कमी होती नहीं है। एनालिटिकल को कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं, कि आप कॉम्पोनेंट्स को समझने में अच्छे हैं, जोड़ के और एनालाइज कर लेते हैं, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो ये इनके 3 एक्स्ट्रा नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? उर्वशी क्या कह रहे हो भाई, बताओ फटाफट से। बेटर हो जाएंगे बेबी अभी। उर्वशी कह रही है, आई एम द ओनली पर्सन हु इज नॉट गेटिंग रिप्लाईज। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत रेयर ही लोगों का रिप्लाई कर पाती हूँ मैं, और कई बार सेम लोगों के कमेंट ज्यादा दिख जाते हैं, आप लोगों को लगता होगा उनकी तरफ बायस्ड हूँ बस, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पता नहीं लगता, किसी का भी कमेंट सामने आ जाता है। तबियत यार पहले से बेटर है रेणुका, थैंक यू मोहित। टीचर्स का काम सिर्फ पढ़ाना होता नहीं है ना, ये तो आप किताबों में मिल जाएंगी चीजें। इमोशंस लर्निंग को प्रभावित करते हैं ना, कॉग्निशन को। पढ़ा है हमने, सिर्फ पढ़ेंगे थोड़ी, जीवन में अप्लाई करेंगे। नहीं नहीं अधिराज होगा, बट वो क्या मिलेगा तो ये इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। अरे वाह उस्मा, चलिए बहुत बढ़िया, लगे रहिए, आपकी सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां हैं हर इंसान की। चलिए नहीं चाय वाय बाद में पियेंगे। आइए बात क्लियर है इतनी। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल, पीसीए, ये 3 प्रकार हैं बुद्धि के, एज पर ट्रायआर्किक थियरी या त्रिबुद्धि सिद्धांत ऑफ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक, वो व्यक्ति जो प्रैक्टिकल टास्क में, एवरीडे टास्क में, स्ट्रीट स्मार्टनेस में, जुगाड़ में, या कहीं भी कुछ भी चीज बनाने में, जो भी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उनमें अच्छा है, वो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस रखता है, या प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं। क्रिएटिव यानी कुछ नया करना, जिसको एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल है, कई बार पेपर में एक्सपेरिमेंटल लिख के आपको कंफ्यूज कर देगा। फिर आता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए समझते हैं, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो और हमें पता होने चाहिए। ट्रायआर्किक थ्योरी में अगर हम देखें, प्रैक्टिकल से शुरुआत करते हैं, जिसको हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कह रहे थे। डीलिंग विद एवरीडे टास्क रिलेटिंग टू वर्ल्ड, है ना भाई, खाना बनाने से लेके और दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो स्पेशल होते हैं, उस एबिलिटी में ज्यादा अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकली निकलवा लेते हैं काम। तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जो एवरीडे टास्क या स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है आपकी, जुगाड़ू व्यक्ति हैं, वो अच्छी है। अब होने को तो इसमें अगर किसी ने कोई एक, बिल्कुल, तो ये क्या हुआ, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। फिर आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इनसाइट्स होते हैं इनके पास, मतलब अंतर्दृष्टि होती है, नए नए आइडियाज होते हैं, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें, एग्जैक्टली मोहित, फोकस कीजिए अपने काम पे, और एक दिन जिस दिन जरूरत पड़े क्लियर बात करके टाटा बाय बाय फिनिश, या फिर ब्रेक ले लीजिए कि इतने टाइम भाई 6 महीने बाद बात करते हैं। सिंथेसिस की अगर हम बात करें, इनसाइट्स यानी कोशिश करिए जीवन से कलेश कम से कम हटा दें, जितना हो सके कम से कम रखें। इनसाइट्स मतलब अंतर्दृष्टि, आइडियाज आते हैं क्रिएटिव व्यक्ति को। सिंथेसिस मतलब वो चीजों को, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं, उसको जोड़ करके और कनेक्ट कर देता है। बिल्कुल रेणुका, इतनी बात क्लियर है? हाँ प्रैक्टिस तो मैं करा रही हूँ ना रोहित, लेट्स लर्न जो चैनल है मेरा यूट्यूब पे, हम लोग 40 लाख लोग वहां जुड़े हुए हैं, रोज रात को 9 बजे प्रैक्टिस करा रही हूँ। बाकी जो है आपकी मॉक टेस्ट आपको मिल गए हैं ऐप में, सिलेबस आपका हो जाएगा, हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट्स में खत्म भी हो चुका है आई थिंक, ठीक है जी। हाँ ठीक है, मर्जी ना डॉक्टर, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में इंसाइट्स आती हैं, ऐसे व्यक्ति को। सिंथेसिस ये चीजों को जोड़ के कुछ नया बनाने की क्षमता रखता है। एनालिसिस क्या होता है, तोड़ना चीजों को। सिंथेसिस होता है जोड़ना।
तो सिंथेसिस मतलब कनेक्ट करके, जोड़ करके कुछ नया बनाता है। अडेप्टिंग इन यूनिक सिचुएशंस, भाई कोरोना आया, लोगों ने क्या किया, अब टच नहीं करना, तो की रिंग्स ऐसे आ गए जिनसे दूर से ही आप गेट खोल सकते हो, है ना। किसी ने अब जो अगर देखा जाए जो घर के छज्जों से, यानी जो बालकनी है उससे लोग बाल्टी डाल के रस्सी बांध करके और सामान ले लेते हैं, ये क्या क्रिएटिविटी ही तो है एक तरह की। तो आप यूनिक सिचुएशंस में अडेप्ट करना जानते हैं। फिर आते हैं एनालिटिकल, हालांकि इसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी लगी होगी, बट जिसने बनाया होगा भाई क्रिएटिविटी भी तो थोड़ी लगी होगी। एनालिटिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आप कंपेयर कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। सिंथेसिस तो आपका क्रिएटिविटी में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली एकेडमिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे होंगे एनालिटिकल इंटेलिजेंस वाले लोग, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जनरल एबिलिटी, जी फैक्टर विद रेफरेंस टू इंटेलिजेंस इज, यानी इंटेलिजेंस के संदर्भ में जी फैक्टर का क्या मतलब है। सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। पहले ही अगस्त मिड में ही लूंगी यार, पेपर से पहले लूंगी, ऑफलाइन क्लासेस सीटेट के एग्जाम से पहले। क्रिएटिव मतलब कुछ नया बना पा रहा है वो व्यक्ति, सिंपल है। जी फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जी फैक्टर विद रेफरेंस टू इंटेलिजेंस क्या है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है अ फैक्टर दैट प्रेडिक्ट्स दैट द लेवल टू विच अ चाइल्ड कैन बी ग्रूम्ड, एक फैक्टर है जिस लेवल तक एक बच्चे को ग्रूम किया जा सकता है। दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन है इन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, जी नहीं, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला पढ़ा था वो होती है। दी जनरल टर्म फॉर मेजरिंग मेंटल एबिलिटी, एक सामान्य मानसिक क्षमता को मापने के लिए एक सामान्य शब्द है। या फिर गाइडेंस नीडेड फॉर चाइल्ड टू बूस्ट हिज और हर आईक्यू, आईक्यू नहीं बढ़ाया जाता ना, इसके लिए कोई दवाइयां खाई जाती हैं, है ना। तो अगर हम बात करें, अगर हम यहां बात करें तो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस, हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। हाँ बिल्कुल चलेगा नारायण। बेनजीर, जनरली जब आप कोचिंग भी करने जाते हैं ना तो आपके टॉपिक्स खत्म होते हैं, एक सिलेबस खत्म कराया जाता है, फिर आप साथ में प्रीवियस ईयर लगाते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलने लगे हैं, है ना। वो मैं एक्स्ट्रा में कराती हूँ, हर टीचर कराए जरूरी नहीं है ना। देखिएगा, नेहा आ जाओ इधर, बहुत बातें कर ली आपने। तो अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है नहीं, एक फैक्टर है जो प्रिडिक्ट करता है द लेवल टू विच अ चाइल्ड कैन बी ग्रूम्ड, यानी जिस लेवल तक बच्चे को ग्रूम किया जा सकता है। या फिर द जनरल टर्म फॉर मेजरिंग मेंटल एबिलिटी, एक सामान्य तत्व है मेंटल एबिलिटी को मापने के लिए। बताइएगा एक बार, ये अगर देखा जाए दोनों ही बातें कुछ हद तक सही है, बट ज्यादा बेटर अगर हम बात करें तो ये है कि जनरल फैक्टर जो है इसी के साथ ही जाइएगा आप, क्योंकि पेपर में इसी को माना जाएगा जहां तक है कि मेजरिंग एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी को मापने के लिए एक जनरल टर्म है, एक सामान्य टर्म है ना। अगर देखा जाए बेटर ऑप्शन ये है, ए ही आपका, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है आंसर की में इन्होंने सी को माना होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि कैन बी ग्रूम का मतलब है आप बढ़ा नहीं सकते जनरल एबिलिटी को, इस लेवल तक ही आप ग्रूम कर सकते हो। अगर किसी में जनरल एबिलिटी नहीं है उससे ज्यादा आप बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देखें, बेटर आंसर देखें तो ए ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हम ए के साथ जाएंगे। अब ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया है, अब दोबारा आए नहीं आए क्या हो, क्योंकि इस टॉपिक से अब क्वेश्चंस आना बहुत ही कम हो गए, रेयर ही हो गए, ठीक। तो हमको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। आपका जो मन करे दोनों में से आप लगा सकते हैं। वो नई आंसर की अगर बनाएंगे तो आंसर को चेंज कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर सेम रखेंगे, सेम रखेंगे तो सी ही सही होगा फिर। तो ये डिपेंड करता है, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं बोर्ड से भी कि वो एक जवाब दे देते हैं, कई बार अगली बार उसी जवाब को बदल के दे देते हैं ऑफिशियल आंसर की में। तो एक दो क्वेश्चन में इस तरह का रहेगा आपका स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स टू असेस इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, यानी निम्नलिखित बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी एक को छोड़ करके, है ना। एक्सेप्ट मतलब किसके अलावा, यहाँ पे हिंदी में अलावा नहीं लिखा है, अलावा मतलब किसको छोड़ करके बाकी सबको इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए, आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए कि आकलन कर रहे हैं हम बुद्धि का, कितना कैसा बुद्धि का प्रकार है व्यक्ति में, तो उसके लिए कौन सा एक तरीका सही नहीं होगा। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ हो, एक्सेप्ट लिखा हुआ हो, लीस्ट लिखा हुआ हो, इनका जवाब ध्यान से देना होता है। पहला ऑप्शन है टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, कितनी देर में बच्चे ने जवाब दिया है किसी क्वेश्चन का, इस बात से।
एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अडेप्ट, कितनी जल्दी वो क्षमता क्या है उनकी अडेप्ट करने की, अनुकूल करने की एनवायरमेंट में, हमने पढ़ा है ना। सीखने की क्षमता क्या है, कितनी जल्दी जवाब दे पा रहा है, इस बात का भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जल्दी से जवाब दे रहा है तो सही होगा, जरूरी भी नहीं है। सोचिए, एबिलिटी अडेप्ट करने की, ये हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि अडेप्टेशन की एबिलिटी जो है वो इंटेलिजेंस होती है। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अट्रैक्ट टीचर्स अटेंशन, अब ये बात एकदम गड़बड़ हो जाएगी कि जो व्यक्ति सिर्फ टीचर की अटेंशन खींचने के लिए कुछ भी हरकत कर रहा है वो इंटेलिजेंट है। ये कोई मापन नहीं है या मापक नहीं है किसी की इंटेलिजेंस को मापने का। पिजेशियन टास्क, पियाजे ने कुछ टास्क दिए थे जिसके माध्यम से बच्चे की इंटेलिजेंस को समझा गया कि वो किस लेवल पे उसका दिमाग अभी चलता है, तो इनको भी मापने के लिए, बिल्कुल इंटेलिजेंस के आकलन के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई बच्चा जल्दी रिस्पॉन्ड कर देता है सामान्य तौर पे और आप देखते हैं सही ही करता है तो हम कहेंगे इंटेलिजेंट बच्चा है। लेकिन कोई अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए टीचर को, कोई गाना गा रहा है, कुछ भी ऐसी हरकत कर रहा है जिससे उससे ध्यान खींचना है टीचर का, तो उसको हम बुद्धि का मापन या आकलन नहीं कहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements support role of environment in the development of a child, यानी कौन सा एक ऑप्शन है जो व्यक्ति के वातावरण को के बारे में कहेगा कि वातावरण का क्या रोल रहता है बच्चे के एनवायरमेंट को सपोर्ट करने में, मतलब बच्चे का एनवायरमेंट उसकी बुद्धि को सपोर्ट करने में, उसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करने में कैसे रोल प्ले करता है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मॉरली गुड, वो लोग जो फिजिकली फिट होते हैं, शरीर से ठीक ठाक होते हैं, वो मॉरली यानी नैतिक रूप से भी सही होते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, है ना, वैल्यूज होती हैं उनकी। जरूरी नहीं है आपको एक से एक बॉडी बिल्डर मिल जाएंगे जो बहुत फिजिकली फिट दिख रहे होंगे आपको, या इवन टेररिस्ट भी मिल जाएंगे जो फिजिकली फिट होंगे, लेकिन क्या वो मॉरली गुड है? वो तो लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं उनका, है ना। या फिर वो व्यक्ति जो रोड पे ऐसे ही केला खा के फेंक देता है और फिजिकली बहुत फिट है, तो क्या वो मॉरली गुड है? जरूरी नहीं है ना। तो ये एनवायरमेंट का जो रोल है वो सपोर्टिव है, ये नहीं कहेंगे हम यहाँ। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन व्हाइल अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट, यानी कि कुछ बच्चे जो है जल्दी से समझ जाते हैं या प्रोसेस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, कुछ को टाइम लगता है। बात तो सही है। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन आईक्यू टेस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। अब कुछ को टाइम लगता है, कुछ को नहीं। अब हमें ये नहीं पता इसमें हेरिडिटी का भी तो रोल हो सकता है कि उसका आईक्यू ज्यादा है इसलिए वो जल्दी समझ लेता है, तो इसमें भी एनवायरमेंट का रोल है, जरूरी नहीं है। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन आईक्यू टेस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। यही बात फ्लीन इफेक्ट में की गई थी कि पिछले कुछ डेकेड्स में, अगर हम देखें पिछले कुछ डेकेड्स में यानी कुछ दशकों में देखें, हर 10 साल पे हम देख रहे हैं एवरेज पॉपुलेशन का जो आईक्यू है वो एवरेज आईक्यू बढ़ता जा रहा है ना। पहले एवरेज आईक्यू मान लीजिए 100 होता था, तो समय के साथ हम देख रहे हैं ज्यादातर पॉपुलेशन का आईक्यू 110 120 हो गया। उसका रीजन क्या हुआ है? हर 10 साल में सुविधाएं आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ट्रेनिंग हो रही है, अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो लोग क्या है, युद्ध नहीं हो रहे हैं। पहले हर आप देखते थे लोगों की एवरेज एज ही 40 साल होती थी। आज के समय में हम लंबा जी पाते हैं, क्यों? क्योंकि कोई हम कहें कि अगर युद्ध नहीं चल रहा है, मान लीजिए आप सीरिया में होते अभी, मान लीजिए आप अफगानिस्तान में होते अभी, जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा था, वहां कहीं आप होते, सोचिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही खत्म हो जाती या जीवन जो है बहुत सीमित हो जाता। तो जब हम कह रहे हैं सुविधाएं बढ़ रही हैं, सारी चीजें बढ़ रही हैं वर्ल्ड में, तो फिर धीरे धीरे आईक्यू भी बढ़ रहा है हर 10 साल में। अभी तो नहीं सुष्मिता, नया बैच आएगा कुछ टाइम बाद। कोरिलेशन बिटवीन आईक्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम्स आर एज हाई एज 0.75, यानी वो आपके बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके आईक्यू में, चाहे अलग अलग घरों में भी उनको दे दें, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो फिर भी 0.75 का जो है कोरिलेशन होता है, यानी 75% आईक्यू उनका सेम ही रहेगा फिर भी। बात तो सही है, लेकिन ये एनवायरमेंट का रोल नहीं है, हेरिडिटी की वजह से है। तो एनवायरमेंट का रोल क्या है कि हर दशक में हम क्या देख रहे हैं, आईक्यू इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट बेहतर हो रहा है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, अब आएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि हम कल तसल्ली से करने वाले हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का ये सिद्धांत है, आराम से पढ़ेंगे शांतिपूर्वक, ठीक है ना, क्लियर है? एकता पढ़ लिया भाई आपका भी मैसेज, कोई बात नहीं। अभी अंशु स्कोप है बहुत, जिनके नंबर कमा रहे हैं उन नंबर्स पे फोकस ना करके ये देखो किन टॉपिक्स की वजह से वो नंबर कमा रहे हैं, या किस सेक्शन में आप वीक हैं, उधर फोकस करो। 0.75 का मतलब समझे नहीं आप, ये आईक्यू टेबल की बात नहीं हो रही है अधिराज, ये कोरिलेशन की बात हो रही है। 0.75 का मतलब है इतने परसेंट को रिलेट करता है आईक्यू, इसका एग्जैक्टली मतलब 75% के आसपास कहीं निकल के आएगा। ये आईक्यू का स्कोर नहीं है,
कि IQ 75 है बच्चे का, ये नहीं है, ठीक है ना। और पूछे किसी को आप कोई भी सवाल पूछना हो, ये थियरी हम आराम से कल करेंगे, क्योंकि अलग अलग थियरी, अलग अलग अगले दिन के लिए कुछ टिप्स। देखो सिंपल बात है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीटेट है, तब तो टेंशन आपने लेनी ही नहीं है। सिंपल क्या करना है, सिलेबस पहले खत्म करना है ना। सिलेबस ये हर एग्जाम के लिए लागू होता है वैसे, किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इतने सारे टॉपर्स से मेरी बात हुई है, आप लोग आते हैं, इतने सालों से मैं डिस्कशन भी कर रही हूँ, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हूँ। सिलेबस, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। मैंने प्रैक्टिस को भी हटा दिया, रिवीजन लिख दिया। आप प्रीवियस ईयर के साथ अगर आपने नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं भी की ना, तब भी अगर आपने मल्टीपल रिवीजन दे दिए, ये सिर्फ 3 चीजें कर ली, जरूरी नहीं आप मॉक टेस्ट ही लगाते फिरें, लेकिन लगा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो हर किसी के लिए अलग तरह से काम करता है, क्योंकि यही मॉक टेस्ट आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट का काम करेंगे। क्योंकि आजकल सारे पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, इतने सेट हैं, सारे सेट, कुछ सेट ऐसे निकाल लो 4-5 जिनको आप बाद में टेस्ट के लिए यूज करोगे, और करो सबको सॉल्व बैठ के, एनालाइज करो जहां गलती आ रही है, जो भी नई चीजें, कुछ नए टर्म हमेशा आएंगे। सीटेट में तो फिर भी सिलेबस से बाहर नहीं जाता, बाकी एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा चला जाता है। तो उस केस में जो प्रीवियस ईयर में कुछ भी नया मिल रहा है उसको हम समझेंगे, इंटरनेट की सहायता लेंगे, कोर्स में पढ़ा होगा। बस सिलेबस कैसे करोगे, सिलेबस 2-3 तरीके हैं, या तो आप खुद से धक्के खा खा के इधर उधर ढूंढते फिरें, या फिर सिंपल अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो उस कोर्स को एक तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर साथ में लगाएंगे। जो भी नया मिलेगा, मान लीजिए कुछ चीजें, हमेशा कोई भी कोर्स लेंगे आप दुनिया के, कुछ चीजें ऐसी होंगी पेपर में, स्पेशली अगर डीट प्लस भी जैसा एग्जाम है कि जहां 100 क्वेश्चन पेडागोजी के आ रहे हैं, तो वहां ऐसा हो सकता है 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए आपको जो आपके इस कोर्स में या किसी भी कोर्स में, दुनिया के 100 क्वेश्चन कोई नहीं करा सकता किसी भी कोर्स में, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि आप उन क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाते हैं। तो सिलेबस किसी कोर्स से या फिर बुक्स से या दोनों से, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर आपके पास होते ही है, इंटरनेट का थोड़ा सा सहारा लेंगे, और इनको, अब ये जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर है, इन दोनों का मिश्रण करके रिवीजन इतनी बार हो जाना चाहिए कि दिमाग में चीजें सेट हो जाए। ऊपर के 2 काम जो लोग कर लेते हैं, फिर भी वो रिवीजन में कोताही बरत जाते हैं, और इसलिए स्कोर अप नहीं हो पाता, या वो एनालाइज नहीं कर पाते कि वो गलती कर कहां रहे। मॉक टेस्ट किसी भी वेबसाइट पे लगाओ, वैसे तो करियरविल पे भी आपको मिल गया है, और जल्दी ही हम आपको बता भी देंगे कि कहाँ लगा सकते हो। इस बार करियरविल पे जो सीटेट वाले मॉक टेस्ट है वो ऑफलाइन की फॉर्मेट में दिए हैं कि आप एक OMR डलवा दी जाएगी, वैसे आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो OMR डलवा दी जाएगी, उसको आप निकालिए, प्रिंट लीजिए, और जितने भी मॉक टेस्ट आपको सेट दिए हैं उनको बैठ के गोले भरिए, क्योंकि इस बार पेपर ऑनलाइन नहीं है, ठीक है ना। और एक रूटीन बनाइए। अगर आप 6-8 महीने, ये भी मैं बहुत बड़ा टाइम बता रही हूँ, 6-8 महीने जो व्यक्ति रेगुलरली पढ़ पाएगा, जॉब वाले एग्जाम की बात कर रही हूँ, सीटेट तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हद से हद, ठीक है ना। पेपर नहीं रुकेगा आपका, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आप अगले 1 साल में ले लेंगे, और इतनी वैकेंसी निकलती है कि किसी ना किसी स्टेट में आप सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद आप अपने स्टेट में आते रहिएगा, पहले नौकरी लेने पे फोकस कीजिए, ठीक है बात। चलें फिर आज के लिए इतना ही रखें। PDF के फॉर्मेट में मिल गए होंगे आपको मॉक टेस्ट करियर पे भाई। ये काम कब तक करना है, 6 to 8 मंथ तक करना है, मैं लिखे रहने देती हूँ, ठीक है। 6 से 8 घंटे, 6 से 8 महीने, बहुत ही प्यारा राइम भी कर रहा है और सच भी है। 6 to 8 आवर्स फॉर 6 to 8 मंथ्स करके देख लीजिए, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कई लोग कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, काम करेंगे तब तो कॉन्फिडेंस आएगा, हवा में तो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। मैं भी सालों साल से कोई काम कर रही हूँ, उसमें बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, सीखा है, एक्सपीरियंस हुआ है, जो पहले से पता था, जो किया था वो आपको बताया है, तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कोई एक दिन में किसी के लिए भी हवा में कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच यू हैव टू अर्न, कमाने वाली चीज है कॉन्फिडेंस। फ्री फंड में आ जाएगा तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। 9 बजे क्लास बिल्कुल होगी, आज प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल हम मिलेंगे, नहीं मिले चलो मैं अभी एक बार बात करके टीम से और आपको इन्फॉर्म करा देती हूँ कि मॉक टेस्ट अगर नहीं मिले तो मिल जाएंगे। सीटेट के बैच में मिलेंगे, अभी सिर्फ बाकियों के लिए भी मिलेंगे, बट वो अलग है। पेडागोजी स्पेशल में नहीं मिलते हैं, उसमें फिर आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए कुछ करा देंगे।